आइए जानते हैं स्किन एलर्जी क्या है। ये चर्म रोग का एक हिस्सा है। इसके कई प्रकार लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्किन एलर्जी के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके होने की कोई एक वजह नहीं होती है। कई वजह से इसकी में एलर्जी हो सकती है और यह चेहरे के अलावा भी शरीर की किसी भी अंग में हो सकती है। इसकी एलर्जी उसे अवस्था को कहते हैं जो हमारी त्वचा इरिटेट हो जाती है। ऐसा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम की प्रक्रिया देने से होता है। इम्यून सिस्टम यह इशारा करता है कि हमारी स्किन किसी ऐसी चीज के संपर्क में है जो त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। परिणाम स्वरूप हमें स्किन में खुजली, राइसेस, जलन आज महसूस और दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इस वजह से धब्बे, पिटी और त्वचा में सूजन आ जाती है। स्किन यानी चर्म रोग एलर्जी के प्रकार। स्किन एलर्जी कई प्रकार है। इनमें से कुछ बहुत बड़ा है जो किसी के लिए भी परेशानी बन सकते हैं। आइए इसके बारे में जानना हम सभी के लिए जरूरी है। स्किन एलर्जी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 एक्जिमा, नंबर 2 ग्रानुलोमा अनुलरी, तीसरा लिसन प्लांट्स, वही चौथ और आखिरी है पिती और एंजियोएडिमा। एक्जिमा एक सामान्य शब्द है जो कई अलग अलग परिस्थितियों के होने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें त्वचा में सूजन होती है, त्वचा लाल और पापड़ीदार हो जाती है और उसमें खुजली होती है। एक्जिमा स्किन में होने वाली एक बहुत कम एलर्जी है। इस टॉपिक एक्जिमा इसकी सबसे आम रूपों में से एक है। ये बड़ों से लेकर बच्चों तक को प्रभावित कर सकती है, लेकिन संक्रामक नहीं है, यानी एक से दूसरे में नहीं फैलती। दूसरा ग्रानुलोमा अनुलरी। ग्रानुलोमा अनुलरी एक प्रकार की क्रॉनिक स्किन एलर्जी है। इसमें स्किन में लाल चकत्ते प्रोफाइल्स के साथ गोलाकार आकार के दाने हो जाते हैं। ये बच्चों और किशोर यानी यंग एडल्ट में ज्यादा होती है। उनमें भी लड़कियों में यह एलर्जी ज्यादा होती है। इस एलर्जी में हाथ पैरों में छोटी छोटी गोलदानी हो जाते हैं और उनमें खुजली होती है। इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। तीसरा लिसन प्लेनस। ये 30 से 70 साल तक उम्र की युवाओं और बुजुर्गों में होने वाली एक समान स्किन एलर्जी है। इसमें त्वचा में चमकदार दृढ़ के ऊपर आते हैं। यह एलर्जी शरीर की किसी भी विभाग की त्वचा में हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा कलाई, टेक्नोपर के निचले भाग, पीठ और गर्दन में होती है। कुछ लोगों के सिर में और नाखूनों के अंदर की त्वचा में भी यह एलर्जी हो जाती है। ये जेनेटिक कर्म से ज्यादा होती है, मतलब परिवार में किसी को है तो आपको भी हो सकती है। डॉक्टर भी इस एलर्जी के ट्रीटमेंट से पहले मरीज की हेल्थ हिस्ट्री और परिवार के सदस्यों की लेते हैं और फिर इलाज शुरू करते हैं। चौथ है पिती और एंजियोएडिमा। ये चर्म रोग पिती हिप्स एक बहुत बड़ा स्किन एलर्जी है। इसमें स्किन में लाल उभरी दाने हो जाते हैं, जिनमें बहुत तेज खुजली होती है। ये शरीर में कहीं भी दिखाई दे जाती है। ये बहुत ही तेजी से बढ़ती है और ज्यादातर मामलों में कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है। कई लोगों में पिती की एलर्जी बहुत पुरानी भी हो जाती है। पिती की तरह ही गोआईडी में भी एक प्रकार की स्किन एलर्जी है। इसमें स्किन में सूजन आ जाती है जिसका असर त्वचा के अंदर तक होता है। आमतौर पर इसमें खुजली नहीं होती, लेकिन चेहरा, पलके, होंठ, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। आमतौर पर यह पिती के साथ साथ ही होती है। पिती किसी भी वजह से हो सकती है, कई बार या खानपान में गड़बड़ी, किसी दवा की एलर्जी से भी हो जाती है। बहुत ठंड, गर्मी, धूप के संपर्क में बहुत तेज रहने से भी कई लोगों को पिती हो जाती है। स्किन एलर्जी के समान लक्षण। नंबर 1 पिती, त्वचा पर खुजली, दर, लाल धब्बे। नंबर 2 त्वचा में खुजली होना। नंबर 3 लाल राइसेस। नंबर 4 त्वचा में सूजन होना। नंबर 5 त्वचा का लाल हो जाना। नंबर 6 त्वचा की खाल का निकलना। नंबर 7 स्किन में क्रैकेज आना। नंबर 7 त्वचा का उभरना या उसमें गांठें बना। रिपेलेंट का उपयोग किया जाता है। स्किन एलर्जी के मुख्य कारण निम्न। स्किन एलर्जी किसी वजह से होती है, यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोगों में आमतौर पर स्किन एलर्जी हो जाती है, जैसे ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला मेटल और कपड़ों, त्वचा में लगाए जाने वाली खुशबू तक चीज जैसे परफ्यूम। आज से स्किन एलर्जी आमतौर पर होती है। निकिल और गोल्ड ज्वेलरी से बहुत लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। गर्मियों में पसीना निकलने पर जब वह ज्वेलरी त्वचा के
के संपर्क में आता है तब अक्सर स्किन एलर्जी हो जाता है। दूसरा कारण है परफ्यूम और स्किन लोशन में मिलाई जाने वाली खुशबू। माइक्रोलोन पटेरा से भी बहुत लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। तीसरा है थिमिरोसोल, एक एंटीसेप्टिक है और कुछ वैक्सीन को सुरक्षित रखने में इस्तेमाल होता है। इसके संपर्क में आने से भी एलर्जी हो जाती है। चौथ है नाइमशीन सल्फेट, एंटीबायोटिक है जो प्राथमिक उपचार देने वाली क्रीम, ऑइंटमेंट, ड्रेस शॉप्स, जानवरों के भोजन में इस्तेमाल होता है, इससे भी स्किन एलर्जी हो जाती है। पांचवा है खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक उत्पादों की नाशकों, एंटीसेप्टिक साबुन। एक तरफ डिटॉल उत्पादन में पाए जाने वाली खुशबू यानी प्रेगनेंसी से भी स्किन एलर्जी कई लोगों को हो जाती है। छठ है हेयर ड्राई बनाने में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट क्लोराइड और शैम्पू, नेल पेंट, सनस्क्रीन आज को सुरक्षित रखने में इस्तेमाल होने वाली क्वाटरनियम नामक पदार्थ की वजह से भी स्किन एलर्जी हो जाती है। सातवां है इसके अलावा पराग करो धूल, किसी कीड़े के काटने से, किसी दवा की वजह से, खास तरह के पेड़ पौधों के संपर्क में आने से, कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट से, फालतू जानवरों की वजह से भी स्किन एलर्जी हो जाती है। स्किन एलर्जी की जांच। स्किन एलर्जी की जांच नंबर 1 स्किन ट्रिक टेस्टिंग, नंबर 2 ब्लड टेस्ट और नंबर 3 पास टेस्ट किया जाता है। स्किन एलर्जी का उपचार। डॉक्टर उपचार एलर्जी को देखने की बातें किया जाता है। ऐसे लोग जिनकी त्वचा ड्राई है उन्हें एक अच्छी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। वैसे इनका उपचार एक्जिमा या पिटी एलर्जी कितनी है उसे हिसाब से दवा दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन, रिंग ओवर में इन्फेक्शन में एंटीफंगल ट्रीटमेंट किया जाता है। कीड़े के काटने, डंक मारने की स्थिति में, कई बार स्थिति में भी गांव वाली जगह पर एलर्जी हो जाती है तब किट। चेहरे पर सोरायसिस क्या है? चेहरे पर सोरायसिस या चेहरे का सोरायसिस एक ऐसी स्थिति है जो आपके माथे, आपकी आंखों के आसपास, आपके गालों या आपकी ठुड्डी पर मोटी, फीकी और पपड़ीदार त्वचा के पैच का कारण बनती है। चेहरे का सोरायसिस आपके मुंह के आसपास, आपकी भौहों और आपकी नाक की त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है। इन दाने जैसे पैच को प्लाक कहा जाता है। सोरायसिस एक पुरानी स्थिति है जिसका मतलब है कि लक्षण अप्रत्याशित रूप से आ और जा सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। चेहरे को प्रभावित करने वाले सोरायसिस के विभिन्न प्रकार क्या हैं? सोरायसिस के कई अलग अलग प्रकार हैं। कुछ प्रकार के सोरायसिस आपके चेहरे की त्वचा को प्रभावित करने वाले लक्षण पैदा करते हैं, जिनमें शामिल हैं प्लाक सोरायसिस। प्लाक सोरायसिस के कारण त्वचा पर शुष्क, रंगहीन, पपड़ीदार पैच बन जाते हैं। गुटेड सोरायसिस। गुटेड सोरायसिस स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के बाद आपकी त्वचा पर छोटे, सूखे, पपड़ीदार धब्बे पैदा करता है। पुस्टुलर सोरायसिस। पुस्टुलर सोरायसिस के कारण सूखी, पपड़ीदार त्वचा के ऊपर छोटे, मवाद से भरे दाने हो जाते हैं। सेबोसोरियासिस। सेबोसोरियासिस सोरायसिस और सेबोरहाइक डर्माटाइटिस डैंड्रफ के बीच का एक मिश्रण है। स्कैल्प सोरायसिस। स्कैल्प सोरायसिस आपके स्कैल्प पर या उसके आसपास सूखी, पपड़ीदार त्वचा के सूजे हुए, रंगहीन पैच का कारण बनता है। चेहरे पर सोरायसिस होना कितना आम है? सोरायसिस लाखों लोगों को प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की 3% से अधिक आबादी को एक प्रकार का सोरायसिस है। चेहरे पर सोरायसिस वाले अधिकांश लोगों के शरीर के किसी अन्य स्थान पर भी सोरायसिस होता है। सोरायसिस से पीड़ित लगभग 50% लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपने चेहरे पर लक्षण अनुभव होते हैं। विज्ञापन। चेहरे के सोरायसिस, रोसेसिया और एक्जिमा में क्या अंतर है? सोरायसिस, रोसेसिया और एक्जिमा सभी त्वचा संबंधी स्थितियां हैं जो आपके चेहरे की त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं। प्रत्येक स्थिति के बीच मुख्य अंतर उनके कारण होने वाले लक्षण हैं, जिनमें शामिल हैं सोरायसिस, त्वचा पर पपड़ीदार पैच। रोसेसिया, छोटे, सूजे हुए लाल दाने और दिखाई देने वाली रक्त वाहिकाएं। एक्जिमा, सूखा, रंगहीन और खुजली वाला दाने। लक्षण और कारण। चेहरे पर सोरायसिस के लक्षण क्या हैं? चेहरे पर सोरायसिस के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और इससे आपके चेहरे की त्वचा पर प्लाक बन जाते हैं। प्लाक त्वचा के पैच होते हैं जो सूखा, शल्कदार या परतदार, रंगहीन, गुलाबी से लाल, लाल से बैंगनी या भूरे से चांदी जैसा, मोटा। आपके चेहरे पर सोरायसिस आमतौर पर आपके हेयरलाइन से शुरू होता है और आपकी थोड़ी तक फैलता है। अगर आपके हेयरलाइन पर प्लाक बनता है और स्केल गिरता है तो लक्षण रूसी जैसे हो सकते हैं। आपके मुंह के पास बनने वाला सोरायसिस आपके खाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और असुविधा पैदा कर सकता है। आपको अपनी त्वचा पर सोरायसिस प्लेक की वजह से हल्की खुजली का अनुभव हो सकता है। यदि आप अपनी त्वचा की प्लेक को खरोंचते हैं तो वे टूट सकती हैं। इससे खुले घाव या संक्रमण हो सकता है।
संक्रमण के लक्षण तरल पदार्थ, मवाद का रिसाव, सूजन और जलन या दर्द है। चेहरे पर सोरायसिस काली त्वचा पर कैसा दिखता है? सोरायसिस हर त्वचा के रंग पर एक जैसा नहीं दिखता। अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो सोरायसिस इस तरह दिख सकता है। त्वचा का उभरा हुआ शल्कदार पैच। त्वचा का वह भाग जो गहरे भूरे या लाल से बैंगनी रंग का हो। पैच में भूरे से लेकर चांदी के रंग के शल्क होते हैं। जब आपके चेहरे पर प्लाक खत्म हो जाता है तो आपकी त्वचा का रंग कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक खराब हो सकता है। सोरायसिस के प्रकोप के बाद आपकी त्वचा को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उपचार के विकल्प सुझा सकता है। लक्षण और कारण। चेहरे पर सोरायसिस के लक्षण क्या है? चेहरे पर सोरायसिस के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और इससे आपके चेहरे की त्वचा पर प्लाक बन जाते हैं। प्लाक त्वचा के पैच होते हैं जो सूखा, शल्कदार या परतदार, रंगहीन, गुलाबी से लाल, लाल से बैंगनी या भूरे से चांदी जैसा। मोटा। आपके चेहरे पर सोरायसिस आमतौर पर आपके हेयरलाइन से शुरू होता है और आपकी ठोड़ी तक फैलता है। अगर आपके हेयरलाइन पर प्लाक बनता है और स्केल गिरता है तो लक्षण रूसी जैसे हो सकते हैं। आपके मुंह के पास बनने वाला सोरायसिस आपके खाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और असुविधा पैदा कर सकता है। आपको अपनी त्वचा पर सोरायसिस प्लेक की वजह से हल्की खुजली का अनुभव हो सकता है। यदि आप अपनी त्वचा की प्लेक को खरोंचते हैं तो वे टूट सकती है। इससे खुले घाव या संक्रमण हो सकता है। संक्रमण के लक्षण तरल पदार्थ, मवाद का रिसाव, सूजन और जलन या दर्द है। चेहरे पर सोरायसिस काली त्वचा पर कैसा दिखता है? सोरायसिस हर त्वचा के रंग पर एक जैसा नहीं दिखता। अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो सोरायसिस इस तरह दिख सकता है। त्वचा का उभरा हुआ शल्कदार पैच। त्वचा का वह भाग जो गहरे भूरे या लाल से बैंगनी रंग का हो। पैच में भूरे से लेकर चांदी के रंग के शल्क होते हैं। जब आपके चेहरे पर प्लाक खत्म हो जाता है तो आपकी त्वचा का रंग कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक खराब हो सकता है। सोरायसिस के प्रकोप के बाद आपकी त्वचा को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उपचार के विकल्प सुझा सकता है। निदान और परीक्षण। चेहरे पर सोरायसिस का निदान कैसे किया जाता है? एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या त्वचा विशेषज्ञ चेहरे पर सोरायसिस का निदान करेगा। आपकी त्वचा को देखने और आपके लक्षणों की समीक्षा करने के लिए एक शारीरिक परीक्षा के बाद निदान होता है। चूंकि सोरायसिस अन्य त्वचा स्थितियों के समान दिखाई दे सकता है, इसलिए आपका प्रदाता निदान की पुष्टि करने के लिए परीक्षण सुझा सकता है। त्वचा बायोप्सी एक परीक्षण है जिसमें एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी जांच करने के लिए त्वचा के ऊतक का एक छोटा सा नमूना निकालेगा। प्रबंधन और उपचार। मैं चेहरे पर सोरायसिस से कैसे छुटकारा पाऊं? चेहरे पर सोरायसिस के उपचार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम, टोपिनारोफ क्रीम, रोफ्लुमिलास्ट क्रीम, कैल्सिपोट्रिएन क्रीम, प्रतिरक्षादमनकारी, प्रकाश चिकित्सा। सोरायसिस के लिए बनाए गए ओवर द काउंटर क्रीम और मॉइस्चराइजर में फ्लैकिंग को रोकने के लिए सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्व शामिल होते हैं। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। फंगल संक्रमण क्या है? फंगल संक्रमण या माइकोसिस, फंगस, यीस्ट या मोल्ड के कारण होने वाली बीमारियां हैं। फंगल संक्रमण आपकी त्वचा या नाखूनों पर सबसे आम है, लेकिन फंगस का बहुवचन आपके मुंह, गले, फेफड़ों, मूत्रपथ और आपके शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी संक्रमण पैदा कर सकता है। कवक क्या है?
कवक जीवित चीजें हैं जिन्हें पौधों या जानवरों से अलग वर्गीकृत किया जाता है। वे हवा या पर्यावरण में फैलकर या बीजाणुओं प्रजनन अंगों को भेजकर घूमते हैं। कई कवक हमारे शरीर, मुंह, जठरांत्र पथ, त्वचा में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अधिक बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया में लाखों फफूंद हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोगों में बीमारी पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इसमें कुछ खास यीस्ट और फफूंद शामिल हैं। फंगल संक्रमण कैसा दिखता है? आपकी त्वचा पर या उसमें फंगल संक्रमण लाल, सूजे हुए या उभरे हुए दिख सकते हैं। वे दाने की तरह दिख सकते हैं या आप अपनी त्वचा के नीचे एक गांठ देख सकते हैं। आपके नाखूनों में फंगल संक्रमण उन्हें फीका, पीला, भूरा या सफेद, मोटा या फटा हुआ बना सकता है। आपके मुंह या गले में फंगल संक्रमण सफेद कोटिंग या पैच का कारण बन सकता है। विज्ञापन। क्लीवलैंड क्लिनिक एक गैर लाभकारी शैक्षणिक चिकित्सा केंद्र है। हमारी साइट पर विज्ञापन हमारे मिशन का समर्थन करने में मदद करता है। हम गैर क्लीवलैंड क्लिनिक उत्पादों या सेवाओं का समर्थन नहीं करते हैं। नीति। फंगल संक्रमण का सबसे अधिक खतरा किसे है? किसी को भी फंगल संक्रमण हो सकता है, खासकर वे जो आपकी त्वचा या नाखूनों को प्रभावित करते हैं। फंगल संक्रमण आपके शरीर के उन स्थानों पर अधिक आम है जो नमी को रोकते हैं या बहुत अधिक घर्षण करते हैं। यदि आपका रक्त संचार खराब है या मधुमेह है, या यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो आपको संक्रमण, विशेष रूप से गंभीर संक्रमण का अधिक जोखिम है। HIV एड्स, कैंसर या कैंसर उपचार। प्रतिरक्षात्मककारी औषधियां, स्वप्रतिरक्षी स्थितियों या स्टेम सेल या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के लिए। क्या फंगल संक्रमण गंभीर है? सबसे आम फंगल संक्रमण, जैसे कि आपकी त्वचा या नाखूनों पर होने वाले संक्रमण, आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो आपको कुछ फंगल संक्रमणों से गंभीर बीमारी होने का अधिक जोखिम है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सभी बीमारी से परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर उपरोक्त बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की चेकअप की सुविधा, आवश्यक मेडिकल उपकरण, डिजिटल तकनीक, चेकअप मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं दिया जाता। अतः आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को लाभ मिले। धन्यवाद। फंगल संक्रमण क्या है? फंगल संक्रमण या माइकोसिस, फंगस, यीस्ट या मोल्ड के कारण होने वाली बीमारियां हैं। फंगल संक्रमण आपकी त्वचा या नाखूनों पर सबसे आम है, लेकिन फंगस का बहुवचन आपके मुंह, गले, फेफड़ों, मूत्र पथ और आपके शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी संक्रमण पैदा कर सकता है। कवक क्या है? कवक जीवित चीजें हैं जिन्हें पौधों या जानवरों से अलग वर्गीकृत किया जाता है। वे हवा या पर्यावरण में फैलकर या बीजाणुओं प्रजनन अंगों को भेजकर घूमते हैं। कई कवक हमारे शरीर, मुंह, जठरांत्र पथ, त्वचा में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अधिक बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया में लाखों फफूंद हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोगों में बीमारी पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इसमें कुछ खास यीस्ट और फफूंद शामिल हैं। फंगल संक्रमण कैसा दिखता है? आपकी त्वचा पर या उसमें फंगल संक्रमण लाल, सूजे हुए या उभरे हुए दिख सकते हैं। वे दाने की तरह दिख सकते हैं या आप अपनी त्वचा के नीचे एक गांठ देख सकते हैं। आपके नाखूनों में फंगल संक्रमण उन्हें फीका, पीला, भूरा या सफेद, मोटा या फटा हुआ बना सकता है। आपके मुंह या गले में फंगल संक्रमण सफेद कोटिंग या पैच का कारण बन सकता है। फंगल संक्रमण का सबसे अधिक खतरा किसे है?
किसी को भी फंगल संक्रमण हो सकता है, खासकर वे जो आपकी त्वचा या नाखूनों को प्रभावित करते हैं। फंगल संक्रमण आपके शरीर के उन स्थानों पर अधिक आम है जो नमी को रोकते हैं या बहुत अधिक घर्षण करते हैं। यदि आपका रक्त संचार खराब है या मधुमेह है, या यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो आपको संक्रमण, विशेष रूप से गंभीर संक्रमण का अधिक जोखिम है। HIV एड्स, कैंसर या कैंसर उपचार, प्रतिरक्षात्मककारी औषधियां, स्वप्रतिरक्षी स्थितियों या स्टेम सेल या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के लिए। क्या फंगल संक्रमण गंभीर है? सबसे आम फंगल संक्रमण, जैसे कि आपकी त्वचा या नाखूनों पर होने वाले संक्रमण, आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो आपको कुछ फंगल संक्रमणों से गंभीर बीमारी होने का अधिक जोखिम है। क्या फंगल संक्रमण गंभीर है? सबसे आम फंगल संक्रमण, जैसे कि आपकी त्वचा या नाखूनों पर होने वाले संक्रमण, आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो आपको कुछ फंगल संक्रमणों से गंभीर बीमारी होने का अधिक जोखिम है। विज्ञापन। फंगल संक्रमण के प्रकार क्या हैं? फंगल संक्रमण आपकी त्वचा, नाखूनों या श्लेष्म झिल्ली, सतही या श्लेष्मा झिल्ली की सतह पर, आपकी त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे, या आपके शरीर के अन्य अंगों के अंदर हो सकता है, जैसे आपके फेफड़े, मस्तिष्क या हृदय। गहरा संक्रमण। सतही फंगल संक्रमण। सतही फंगल संक्रमण आपके नाखूनों, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली जैसे आपके मुंह, गले या योनि को प्रभावित करते हैं। सतही फंगल संक्रमण के उदाहरणों में शामिल हैं दांत, डर्मेटोफाइटोसिस, त्वचा, बाल और नाखून कोशिकाओं, डर्मेटोफाइट्स पर रहने वाले कवकों का एक समूह दांत का कारण बनता है। वे आपके पैरों, टिनिया पेडिस, एथलीट फुट, आपकी कमर और भीतरी जांघों, टिनिया क्रूरिस, जॉ, खुजली, आपके सिर की त्वचा, टिनिया कैपिटिस, आपके हाथों, टिनिया मैनुम, आपके चेहरे के बाल और उसके आसपास की त्वचा, टिनिया बार्बे, और आपके शरीर के अन्य हिस्सों, टिनिया कॉर्पोरिस को संक्रमित कर सकते हैं। ओनिकोमाइकोसिस। कई तरह के फफूंद आपके नाखूनों या पैर के नाखूनों में संक्रमण पैदा करते हैं, ओनिकोमाइकोसिस। इससे नाखून बेजान और फटे हुए हो सकते हैं। कैंडिडियासिस। कैंडिडा, आमतौर पर कैंडिडा एल्बिकेंस, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली, म्यूकोक्यूटेनियस संक्रमण का कारण बनता है, जिसे कैंडिडियासिस कहा जाता है। इनमें ओरल थ्रश, कुछ प्रकार के डायपर रैश, योनि खमीर संक्रमण, वुल्वोवेजिनाइटिस, एसोफेगल कैंडिडियासिस और कैंडिडल इंटेट्रिगो शामिल हैं। टीनिया वर्सिकुलर, पिटरियासिस वर्सिकुलर। फंगस मालासेजिया त्वचा के रंग में परिवर्तन का कारण बनता है, जिसे टीनिया वर्सिकुलर या पिटरियासिस वर्सिकुलर कहा जाता है। चमड़े के नीचे फंगल संक्रमण। अगर फंगस किसी कट या घाव में चला जाता है, तो आपकी त्वचा की सतह के नीचे, त्वचा के नीचे फंगल संक्रमण हो सकता है। आमतौर पर पौधों के साथ काम करते समय चोट लगने से, जैसे कांटे से खरोंच लगने से। वे आपकी त्वचा पर चकत्ते, अल्सर और अन्य लक्षण पैदा करते हैं। चमड़े के नीचे के फंगल संक्रमण दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक आम है। उदाहरणों में शामिल हैं स्पोरोट्रिकोसिस, गुलाब माली रोग। स्पोरोथ्रिक्स फंगस स्पोरोट्रिकोसिस का कारण बनता है। आपको अपने फेफड़ों या शरीर के अन्य हिस्सों में भी स्पोरोट्रिकोसिस हो सकता है। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। कई अलग अलग फफूंद क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस का कारण बन सकते हैं। ये लंबे समय तक चलने वाला क्रोनिक त्वचा संक्रमण पैदा कर सकता है। शायद ही कभी यह आपके शरीर के अन्य भागों में फैलता है। यूमाइसीटोमा। कई अलग अलग फफूंद यूमाइसीटोमा का कारण बन सकते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके पैरों को प्रभावित करता है। गहरे फंगल संक्रमण। गहरे फंगल संक्रमण आपकी त्वचा के अलावा आपके शरीर के अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं,
जैसे कि आपके फेफड़े, रक्त, मूत्र पथ या मस्तिष्क। कुछ अवसरवादी संक्रमण होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आमतौर पर केवल कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में ही बीमारी का कारण बनते हैं। गहरे या आक्रामक फंगल संक्रमण में शामिल है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस का कारण बनने वाला कवक हिस्टोप्लाज्म आपके फेफड़ों, मस्तिष्क या आपके शरीर के अन्य भागों को संक्रमित कर सकता है। यह आमतौर पर ओहियो और मिसिसिपी नदी घाटियों में पाया जाता है। कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस वैली फीवर। कोक्सीडियोइड्स नामक फंगस के कारण होने वाला कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस आपके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है और कभी-कभी आपके शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। ये कैलिफोर्निया और एरिज़ोना में सबसे आम है। ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइसिस वह फंगस जो ब्लास्टोमाइकोसिस का कारण बनता है, आमतौर पर आपकी हड्डियों, त्वचा और फेफड़ों को संक्रमित करता है। कभी-कभी यह आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को भी संक्रमित कर सकता है। एस्परगिलोसिस। एस्परगिलस वह फफूंद जो एस्परगिलोसिस का कारण बनता है, कई प्रकार के फेफड़ों के संक्रमण का कारण बन सकता है, जिसमें एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस (ABPA) और क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस शामिल है। यह आपके शरीर के अन्य भागों को भी संक्रमित कर सकता है या फंगस बॉल एस्परगिलोमा बना सकता है। कैंडिडल मूत्रपथ संक्रमण। अधिकांश मूत्रपथ संक्रमण यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडा जैसे यीस्ट के कारण होते हैं। आक्रामक कैंडिडियासिस। विभिन्न कैंडिडा प्रजातियां आक्रामक कैंडिडियासिस का कारण बनती हैं। यह आपके हृदय, रक्त, कैंडिडम या मस्तिष्क, आंखों, एंडोफ्थैलेमिटिस, हड्डियों या आपके शरीर के अन्य भागों को संक्रमित कर सकता है। न्यूमोसिस्टिस निमोनिया (PJP). न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी नामक कवक आपके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है और न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी निमोनिया (PJP) का कारण बन सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइसेट्स नामक फफूंदों का एक समूह म्यूकोरमाइकोसिस का कारण बनता है। म्यूकोरमाइसेट्स आपके साइनस और मस्तिष्क, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, फेफड़े, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, आंतों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, त्वचा, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, या आपके शरीर के कई हिस्सों को एक ही समय में संक्रमित कर सकता है। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स और क्रिप्टोकोकस गैटी क्रिप्टोकोकस का कारण बनते हैं। वे आमतौर पर आपके फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन कभी-कभी आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को भी संक्रमित कर सकते हैं। आपके पैरों को प्रभावित करता है। गहरे फंगल संक्रमण। गहरे फंगल संक्रमण आपकी त्वचा के अलावा आपके शरीर के अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके फेफड़े, रक्त, मूत्र पथ या मस्तिष्क। कुछ अवसरवादी संक्रमण होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आमतौर पर केवल कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में ही बीमारी का कारण बनते हैं। गहरे या आक्रामक फंगल संक्रमण में शामिल है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस का कारण बनने वाला कवक हिस्टोप्लाज्म आपके फेफड़ों, मस्तिष्क या आपके शरीर के अन्य भागों को संक्रमित कर सकता है। यह आमतौर पर ओहियो और मिसिसिपी नदी घाटियों में पाया जाता है। कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस वैली फीवर। कोक्सीडियोइड्स नामक फंगस के कारण होने वाला कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस आपके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है और कभी-कभी आपके शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। ये कैलिफोर्निया और एरिज़ोना में सबसे आम है। ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइसिस वह फंगस जो ब्लास्टोमाइकोसिस का कारण बनता है, आमतौर पर आपकी हड्डियों, त्वचा और फेफड़ों को संक्रमित करता है। कभी-कभी यह आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को भी संक्रमित कर सकता है। एस्परगिलोसिस।
एस्परगिलस वह फफूंद जो एस्परगिलोसिस का कारण बनता है, कई प्रकार के फेफड़ों के संक्रमण का कारण बन सकता है, जिसमें एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस (ABPA) और क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस शामिल है। यह आपके शरीर के अन्य भागों को भी संक्रमित कर सकता है या फंगस बॉल एस्परगिलोमा बना सकता है। कैंडिडल मूत्र पथ संक्रमण। अधिकांश मूत्र पथ संक्रमण यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडा जैसे यीस्ट के कारण होते हैं। आक्रामक कैंडिडियासिस। विभिन्न कैंडिडा प्रजातियां आक्रामक कैंडिडियासिस का कारण बनती हैं। यह आपके हृदय, रक्त, कैंडिडम या मस्तिष्क, आंखों, एंडोफ्थैलेमिटिस, हड्डियों या आपके शरीर के अन्य भागों को संक्रमित कर सकता है। न्यूमोसिस्टिस निमोनिया (PJP). न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी नामक कवक आपके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है और न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी निमोनिया (PJP) का कारण बन सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइसेट्स नामक फफूंदों का एक समूह म्यूकोरमाइकोसिस का कारण बनता है। म्यूकोरमाइसेट्स आपके साइनस और मस्तिष्क, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, फेफड़े, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, आंतों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, त्वचा, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, या आपके शरीर के कई हिस्सों को एक ही समय में संक्रमित कर सकता है। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स और क्रिप्टोकोकस गैटी क्रिप्टोकोकस का कारण बनते हैं। वे आम तौर पर आपके फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को भी संक्रमित कर सकते हैं। लक्षण और कारण। फंगल संक्रमण के लक्षण क्या हैं? फंगल संक्रमण के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको किस तरह का फंगल संक्रमण है और यह आपके शरीर के किस हिस्से में है। लक्षण सबसे आम तौर पर आपकी त्वचा, नाखून या श्लेष्म झिल्ली जैसे आपके मुंह, गले या योनि पर दिखाई देते हैं। कभी कभी आपके फेफड़ों, मस्तिष्क, आंख, आंतों के मार्ग या साइनस में संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। सतही या चमड़े के नीचे के संक्रमण के लक्षण। सतही या चमड़े के नीचे के संक्रमण के लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र में खुजली, दर्द, लालिमा या दाने होना। नाखून का रंग उड़ना, मोटे होना या टूटना। भोजन करते समय दर्द होना, स्वाद का न आना या मुंह या गले में सफेद धब्बे होना। आपकी त्वचा के नीचे एक दर्द रहित गांठ। आपके फेफड़ों में फंगल संक्रमण के लक्षण। आपके फेफड़ों में फंगल संक्रमण के लक्षणों में शामिल है खांसी, कभी कभी खांसी में खून आना, थकान, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, रात का पसीना। फंगल संक्रमण के अन्य लक्षण। आपके शरीर के अन्य भागों में फंगल संक्रमण के लक्षण इस प्रकार हैं। आपके मस्तिष्क में या उसके आसपास फंगल संक्रमण, सिर दर्द, बुखार, गर्दन में दर्द, मतली, उल्टी, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, भ्रम। आपकी आंख में फंगल संक्रमण, दर्द, लालिमा, स्राव, धुंधली दृष्टि, आंसू आना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। आपकी आंत्रपथ में फंगल संक्रमण, पेट दर्द, मतली, उल्टी। आपके साइनस का फंगल संक्रमण, बुखार, नाक बंद होना, सिरदर्द, चेहरे पर एक तरफ सूजन, चेहरे में दर्द। विज्ञापन। फंगल संक्रमण का क्या कारण है? खमीर, फफूंद और अन्य प्रकार के कवक फंगल संक्रमण का कारण बनते हैं। अधिकांश कवक लोगों में बीमारी का कारण नहीं बनते, लेकिन कुछ करते हैं। कुछ संक्रमण अवसरवादी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आमतौर पर संक्रमण का कारण नहीं बनते, लेकिन कुछ स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। कुछ सामान्य कवक जिनसे आपको संक्रमण हो सकता है, उनमें शामिल है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स कवकों का एक समूह है जो केराटिन नामक पदार्थ पर जीवित रहते हैं,
जो आपके बालों, नाखूनों और आपकी त्वचा की बाहरी परत में पाया जाता है। वे जीवित ऊतकों को संक्रमित नहीं करते हैं। कैंडिडा कैंडिडा एल्बिकेंस एक यीस्ट है जो स्वाभाविक रूप से आपके शरीर पर रहता है, आमतौर पर बिना किसी समस्या के। कुछ स्थितियों में ये बहुत अधिक बढ़ सकता है और खुजली और लालिमा पैदा कर सकता है। शायद ही कभी ये गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। पर्यावरणीय कवक जो मिट्टी या पानी में रहते हैं, उदाहरणों में हिस्टोप्लाज्मा, कोक्सीडियोइड्स, ब्लास्टोमाइसिस और एस्परगिलस शामिल हैं। वे कैसे फैलते हैं? फंगल संक्रमण होने के सामान्य तरीके इस प्रकार हैं। नमी वाले सार्वजनिक स्थानों, जैसे शॉवर और लॉकर रूम से, आपकी त्वचा में दरार या चोट के कारण, वातावरण से फफूंद जैसे मिट्टी या धूल को सांस के माध्यम से अंदर लेने से, एंटीबायोटिक्स लेने से आपके शरीर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ कवक अनियंत्रित रूप से बढ़ सकते हैं। आप किसी संक्रमित व्यक्ति या पशु के सीधे संपर्क से डर्मेटोफाइट संक्रमण प्राप्त कर सकते हैं। क्या फंगल संक्रमण संक्रामक है? कुछ सतही फंगल रोग, जैसे कि दाद, सीधे संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी संक्रमण भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अन्य गहरे संक्रमण, जैसे कि फंगस जो आप पर्यावरण से अपने फेफड़ों में सांस के साथ ले जाते हैं, आमतौर पर संक्रामक नहीं होते हैं। निदान और परीक्षण। फंगल संक्रमण का निदान कैसे किया जाता है? आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता फंगल रोग का निदान कैसे करता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह आपके शरीर पर कहाँ है। वे आपके शरीर के नमूनों में फंगस के लक्षण देख सकते हैं, या उनसे फंगस उगाने कल्चर की कोशिश कर सकते हैं। त्वचा या अन्य प्रभावित ऊतक। नाखून काटना, खून, कफ, थूक, आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास तरल पदार्थ, CNS द्रव, पेशाब, मूत्र, आपकी आंख से निकलने वाला तरल पदार्थ, स्राव, योनि स्राव। यदि उन्हें लगता है कि आपके फेफड़ों, मस्तिष्क या अन्य आंतरिक अंग में फंगल संक्रमण है, तो वे संक्रमण के लक्षणों की जांच के लिए एक्सरे, MRI या CT इमेजिंग करवा सकते हैं। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप PK कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती UP के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सभी बीमारी से परेशान हैं तो आप PK कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर उपरोक्त बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की चेकअप की सुविधा, आवश्यक मेडिकल उपकरण, डिजिटल तकनीक, चेकअप मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं दिया जाता। अतः आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त मरीजन को लाभ मिले। धन्यवाद।